हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन बड़ा ही शुभ हो एंड लाइफ में जो भी आपके गोल्स हो वो आप सभी अचीव करें और सक्सेसफुल हो। आज 18 मार्च के दिन पूरी दुनिया में ग्लोबल रिसाइकलिंग डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाने का उद्देश्य होता है लोगों को रिसाइकलिंग और इसके बेनिफिट्स के बारे में जागरूक करना, ताकि धरती के ऊपर वेस्ट मटेरियल को कम करने में मदद मिले, कार्बन एमिशंस कम हो और नेचुरल रिसोर्सेज को सेव किया जा सके। आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि सबसे ज्यादा रिसाइकल होने वाले मटेरियल्स में पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, स्टील और एल्युमिनियम आते हैं। इन सभी को दुनिया में सबसे ज्यादा रिसाइकल किया जाता है। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है कश्मीर से। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो आपकी स्क्रीन के ऊपर विजुअल्स चल रहे हैं वो सच में डल लेक कश्मीर से हैं। दरअसल पिछले कल कश्मीर में इंडियन रेसिंग फेस्टिवल का पहला इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया था। कश्मीरी लोकल्स इस रेसिंग इवेंट को देखकर काफी खुश हुए और उन्होंने कहा कि रमजान के समय ये उनके लिए परफेक्ट गिफ्ट है। आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर इस तरह के कश्मीर में कई सारे इवेंट्स आज की डेट में ऑर्गेनाइज करवा रही है। वहीं मोदी सरकार ने तो G20 की मीटिंग भी कश्मीर को दे दी थी, जिसके लिए वहाँ पर काफी डेवलपमेंट वर्क भी हुआ था। आई होप कि कश्मीर के लोग समझेंगे वो काफी लकी है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, वरना अगर वो पाकिस्तान में होते तो ये रेसिंग इवेंट देखने की बजाय रमजान में भी आटे चावल की लाइनों में खड़े होते। आज की दूसरी अपडेट आ रही है इंडियन नेवी को लेकर। सबसे पहले आप ये विजुअल्स देखो, जिनकी वजह से आज हमारी नेवल स्पेशल फोर्सेस की पूरी दुनिया में काफी तारीफ हो रही है। दरअसल ये वीडियो इंडियन नेवी ने रिलीज किया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इंडियन नेवी ने कार्गो शिप को चारों तरफ से घेर लिया है। इसके साथ ही विजुअल्स में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सोमाली पायरेट्स किस तरह से नंगे होकर इंडियन नेवी के सामने सरेंडर कर रहे हैं। दरअसल सोमाली पायरेट्स ने पिछले साल दिसंबर महीने में MV रियोन नाम के इस माल्टा फ्लैग्ड शिप को हाईजैक किया था। उसके बाद से सोमाली पायरेट्स इस शिप को मदरशिप की तरह यूज कर रहे थे, यानी शिप को बेस बनाकर रीजन के बाकी शिप्स को हाईजैक करने की कोशिश करते थे, आसपास के शिप्स के ऊपर अटैक किया करते थे। अब इस शिप के ऊपर टोटल 35 की संख्या में सोमाली पायरेट्स थे और 17 क्रू मेंबर्स थे, जो कि दिसंबर महीने से ही सोमाली पायरेट्स द्वारा डिटेन किए गए थे। सोमाली पायरेट्स, इनको जहाँ भी बोलते थे, ये क्रू मेंबर्स इस शिप को वहीं ले जाते थे। अब ऑब्वियस सी बात है कि इनको भी अपनी जान प्यारी थी, इसलिए शिप के क्रू मेंबर्स सोमाली पायरेट्स की सारी इंस्ट्रक्शंस को मानते थे। लेकिन पिछले कल इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो ने इन सबको एक नया जीवन दान दिया है। पिछले कल इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज ने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन में इस कार्गो शिप को अपने कब्जे में ले लिया और सभी 17 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू कर लिया है। इसके अलावा इस शिप के ऊपर कुल 35 की संख्या में सोमाली पायरेट्स थे, उनको नंगा करके अरेस्ट कर लिया गया है। यह ऑपरेशन टोटल 40 घंटे तक चला। उसके बाद फिर इंडियन नेवी ने वार्निंग शॉट्स फायर किए, तब जाकर कई सोमाली पायरेट्स ने सरेंडर किया। अब इस पूरे क्रू के साथ इन सभी सोमाली पायरेट्स को अरेस्ट करके भारत लाया जा रहा है। एक समय पर अमेरिका दुनिया के बाकी देशों की सिक्योरिटी करता था, लेकिन आजकल इंडियन नेवी ने जिम्मेदारी ले ली है और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है। ये दिखाता है कि इंडियन ओशियन में भारत का क्या दबदबा है। तीसरी अपडेट बल्गेरिया से आ रही है। दरअसल इंडियन नेवी ने जो MV रियोन शिप को रेस्क्यू किया था, उसमें 7 क्रू मेंबर्स बुल्गारिया कंट्री से थे। मैप के ऊपर आप देख सकते हैं कि बुल्गारिया कहाँ पर है। बुल्गारिया टर्की और ग्रीस के ठीक ऊपर सिचुएटेड है और ये यूरोपियन यूनियन और नाटो दोनों का सदस्य है। लेकिन इनकी मदद के लिए यूरोप या फिर नाटो नहीं, बल्कि इंडियन नेवी के कमांडो सामने आए। बुल्गारिया के विदेश मंत्री मारिया गैब्रियल ने पिछले कल एक आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करके उनके देश के 7 नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए भारत को थैंक्स बोला है, यानी कि धन्यवाद कहा है। जिसके बाद हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर सर ने भी देर शाम को बुल्गारिया का रिप्लाई किया है और एक ट्वीट करके लिखा है कि दोस्त होते इसलिए हैं कि ऐसे मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दें। आज की चौथी अपडेट आ रही है अमेरिका से। दरअसल पिछले कल अमेरिका में एक और भारतीय ओरिजिन के स्टूडेंट की हत्या हो गई है। मसला ये है कि साल 2024 में अभी तक इंडियन ओरिजिन के अमेरिका में 9 स्टूडेंट्स की ऑलरेडी हत्या हो चुकी है। मसला ये है कि साल 2024 में अभी तक भारतीय मूल के 9 स्टूडेंट्स की हत्या हो चुकी है और अभी तो साल का तीसरा महीना भी खत्म नहीं हुआ है, मार्च अभी चल ही रहा है। इस स्टूडेंट का नाम अभिजीत परुचूरी बताया जा रहा है। इसकी उम्र मात्र 20 साल थी और ये अमेरिका में बॉस्टन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहा था। हैरानी वाली बात यह है कि अभिजीत की हत्या यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई है। पिछले कुछ समय से अमेरिका में इंडियन ओरिजिन के स्टूडेंट्स को बहुत ही टारगेट किया जा रहा है और इसके कई सारे केसेस सामने आए हैं, लेकिन यूएस गवर्नमेंट इन सब केसेस के ऊपर कुछ भी कॉन्क्रीट स्टेप बिल्कुल नहीं ले रही है। आप खुद ही सोचिए कि अगर अमेरिका के 9 व्यक्तियों की भारत में हत्या होती तो अमेरिका कितना हंगामा करता। आज की 5वीं अपडेट रशिया से आ रही है। दरअसल रशिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट कुछ ही घंटे पहले अनाउंस हो गए हैं और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार इलेक्शंस जीत गए हैं और उनको रिकॉर्ड 87.97% यानी तकरीबन 88% वोट्स मिले हैं। अब व्लादिमीर पुतिन अगले 6 साल यानी 2030 तक रशिया के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। चलो, पुतिन सर तो टेस्ट में पास हो गए, अब उनके दोस्त नरेंद्र मोदी जी की बारी है। आज की छठी अपडेट आ रही है भारत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लेकर।
आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कई सारी ओपोजिशन पार्टीज ये आरोप लगा चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शंस में ईवीएम को हैक करती है, तभी बीजेपी को इतने ज्यादा वोट्स मिलते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार इलेक्शन जीत रहे हैं। अब ईवीएम के ऊपर पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक बयान सामने आया है। पिछले कल इमरान खान ने जेल के अंदर जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में भी ईवीएम का इस्तेमाल होता तो पाकिस्तान के चुनावों में धांधली कभी नहीं होती। इमरान खान ने कहा कि अगर पाकिस्तान में बैलेट पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स होती तो उनकी पार्टी के ज्यादा वोट्स निकलते। दरअसल इमरान खान ने अपने टेन्योर में अनाउंस किया था कि वो अगले इलेक्शंस में ईवीएम मशीन्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उनके जेल में जाने के बाद पाकिस्तान में दोबारा से बैलेट पेपर्स के ऊपर वोटिंग हुई, जिसमें धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। आप सोचिए कि पाकिस्तान में इमरान खान ईवीएम मशीन्स की मांग कर रहे हैं और यहाँ पर भारत में राहुल गांधी पार्टी ईवीएम मशीन्स की जगह बैलेट पेपर से चुनावों की मांग कर रही है। आज की 7वीं अपडेट चाइना से आ रही है। दरअसल चाइना ने अपने ऑफिशियल माउथपीस ग्लोबल टाइम्स के थ्रू भारत से रिक्वेस्ट की है कि चाइना का मीडिया भारत के लोकसभा इलेक्शंस के ऊपर पूरी तरह से नजर बनाकर बैठा है। ऐसे में भारत के लोकसभा इलेक्शन में चाइना का नाम वोट्स के लिए इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। चाइना ने कहा है कि वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि भारत के पॉलिटिशियंस चाइना से संबंधित इश्यूज का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल फायदा उठाएं, वोट्स बटोरने के लिए चाइना से संबंधित मुद्दों को उछालें, कंट्रोवर्सी खड़ी करें। चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत के लोगों में चाइना के बारे में नेगेटिव इमेज बने, नकारात्मक राय और नकारात्मक भावनाएं पैदा हों। चाइना ने प्रधानमंत्री मोदी की अरुणाचल प्रदेश की विजिट के ऊपर कहा कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। इसी का उदाहरण है कि प्रधानमंत्री मोदी अरुणाचल प्रदेश को लोकसभा इलेक्शंस के लिए यूज कर रहे हैं। आज की 8वीं अपडेट पाकिस्तान से आ रही है। पिछले कल हमने आपको बताया था कि खैबर पख्तूनवा की नॉर्थ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान आर्मी के कैंप के ऊपर हमला हुआ था, जिसके लिंक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मिले हैं और आज पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आरोप लगा दिए हैं। पाकिस्तान के अफगानिस्तान एम्बेसडर आसिफ दुरानी ने भारत के ऊपर आरोप लगाए हैं कि पाकिस्तान को इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भारत से फंडिंग मिल रही है। पाकिस्तानी एम्बेसडर ने कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ इन प्रॉक्सीज को फंडिंग दे रहा है, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, जिसकी मदद से 6000 टीटीपी मिलिटेंट्स आज की डेट में पाकिस्तान की सीमा के पास अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर बैठे हैं। उनकी फैमिली को मिलाकर ये कुल 70,000 मिलिटेंट्स बनते हैं, यानी पाकिस्तान के मुताबिक इन सभी 70,000 लोगों को आज की डेट में भारत से फंडिंग जा रही है। ऊपर से जिन्ना भी इनको देखकर रोता होगा कि उसने क्यों पाकिस्तान बनाया। आज की 9th अपडेट एक इंटरेस्टिंग डेटा को लेकर है, जो कि भारत की टॉप 5 IT फर्म्स के CEOs की सैलरी से रिलेटेड है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की टॉप 5 IT कंपनीज हैं टाटा TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलाउंसेस और पर्क्स के साथ टाटा TCS अपने CEO को इस समय 29 करोड़ 16 लाख रुपए सैलरी देता है। इन्फोसिस के CEO को 56 करोड़ 45 लाख रुपए सैलरी के तौर पर मिलती है, जबकि HCL टेक के CEO 28 करोड़ 40 लाख रुपए की सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं। इसके साथ ही चौथे नंबर के ऊपर विप्रो के CEO की सैलरी है 82 करोड़ 41 लाख, यानी सबसे ज्यादा। उसके बाद टेक महिंद्रा के CEO को 32 करोड़ रुपए सैलरी के तौर पर मिलते हैं और ये साल 2024 का लेटेस्ट डेटा है और ये सारी सैलरी पर एनम है, यानी पूरे 12 महीने की। आज की लास्ट अपडेट आ रही है ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लेकर। दरअसल अगले साल 2025 में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना है, जिसमें दुनिया की टॉप 8 क्रिकेटिंग टीम हिस्सा लेने वाली हैं। अभी एक तरह से बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है, इसलिए पाकिस्तान इसको लेकर काफी एक्साइटेड है। अब भारत तो पाकिस्तान में अपनी क्रिकेट टीम को भेजता नहीं है, हमारी सरकार ही सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देती है। अब इसके ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मेंबर की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि अगर भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है तो वो भारत को फोर्स नहीं कर सकते हैं। ऐसे में भी ये पूरी तरह से तय है कि अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में जो भारत के मैचेस होंगे वो सारे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेले जाएंगे। भारत अपने मैचेस दुबई, अबू धाबी और शारजा में खेलेगा। वैसे हो सकता है कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बना ले तो वो भारत की टीम को पाकिस्तान भी भेज देगी, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मोदी सरकार बरकरार रहती है तो भारत के मैचेस पाकिस्तान में तो कभी नहीं होंगे और अभी तो राहुल गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई चांस लग भी नहीं रहा है। खैर, वैसे आप आने वाले लोकसभा इलेक्शन में कौन सी पार्टी को वोट करने वाले हैं? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर कोई और रीजनल पार्टी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।